शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की समस्याएं और उसके समाधान की। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बम्बई की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उस पर एक क्रांतिकारी सुझाव बाबा साहब ने दिया है कि महाराष्ट्र राज्य में अगर बाबा साहब के सुझाव को लागू किया जाए तो महाराष्ट्र की होने वाली समस्याएं देखते ही देखते छूमंतर हो जाएंगी, यानी कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। महाराष्ट्र के लोग, जो महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादी लोग, जो अम्बेडकर संदेश को नियमित वाच करते हैं, आपसे अनुरोध है कि आज के अम्बेडकर संदेश को न सिर्फ अंत तक आप स्वयं सुने, बल्कि अंत तक सुनने के बाद इस अम्बेडकर संदेश को अपने महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के विभिन्न जनपदों में जुड़े सभी अम्बेडकरवादी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो आपसे जुड़े हुए हैं। खासकर हम नाम लेना उचित समझते हैं आदरणीय निरंजन भरोसे जी, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आदरणीय सुनील गायकवाड़ जी लगातार अम्बेडकर संदेश को वाच कर रहे हैं, नियमित कमेंट भी आप करते हैं। मुझे अम्बेडकर संदेश को नियमित जारी रखने में आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उसके माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ता है। इसी तरह से सोनाली जी इसी अम्बेडकर संदेश से, यानी कि प्रत्येक अम्बेडकर संदेश को सुनते हैं और नियमित कमेंट तो नहीं आते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे भरोसा है वो सुनते हैं। और इसके बाद में हमारे उत्तर प्रदेश के ही जनपद मैनपुरी से बिलोंग करने वाले आदरणीय कविंद्र सिंह सर जी, जो कि राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आवाज का, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन में। आप भी इस समय महाराष्ट्र में ही हैं, मुंबई में ही हैं, और आप भी नियमित अम्बेडकर संदेश को वाच करते हैं। तो ऐसे कई साथी होंगे जो कमेंट तो नहीं करते हैं लेकिन वाच करते हैं अम्बेडकर संदेश को। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस अम्बेडकर संदेश को महाराष्ट्र के हर अम्बेडकरवादी साथी तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी अनुरोध के साथ आज के अम्बेडकर संदेश को हम शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से पेज नंबर 174 से लेकर 178 तक हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि महाराष्ट्र भी एक और क्षेत्र है जो विवाद का विषय बना हुआ है। इसके हल के लिए 4 प्रस्ताव मैदान में हैं। वो 4 प्रस्ताव मैदान में क्या है, हम सबसे पहले आपको बताते हैं। बम्बई राज्य को यथावत बने रहने दिया जाए, अर्थात इसे एक मिश्रित राज्य रहने दिया जाए जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और बम्बई तीनों आ जाए। वर्तमान राज्य, दूसरा प्रस्ताव है, वर्तमान राज्य को भंग कर दिया जाए, महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग कर दिया जाए और उनके 2 पृथक पृथक राज्य बना दिए जाएं। नंबर 3 प्रस्ताव है, संयुक्त महाराष्ट्र बना दिया जाए जिसका बम्बई भी एक राज्य हो। चौथा, बम्बई को महाराष्ट्र से अलग करके उसे एक पृथक नगर राज्य बना दिया जाए। सामान्य साथियों, ये बात उस समय की है जब हमारे देश में, हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था और उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार के अधीन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बहुत सारे सुझाव दिए थे और उन सुझावों पर बाबा साहब, हालांकि उस समय सदन में जो बहस हुई थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, बीमारी की वजह से, लेकिन बाबा साहब ने लिखित रूप में अपने सुझाव यहाँ पर प्रस्तुत किए 1955 में। तो 1955 में जो प्रस्ताव बाबा साहब यहाँ पे देते हैं, जो सरकार को भेजते हैं, वही हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं यहाँ अपने प्रस्ताव भी प्रस्तुत करता हूँ जो इस प्रकार हैं, यानी कि ये प्रस्ताव यहाँ पर 4 मैदान में आ चुके थे लोगों के द्वारा और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। तो इसमें बाबा साहब अपना प्रस्ताव क्या रखते हैं, जानना जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं बम्बई को मिश्रित राज्य न रहने दिया जाए, बम्बई को मिश्रित राज्य न रहने दिया जाए। वर्तमान में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया है। बाबा साहब कहते हैं मैं महाराष्ट्र को 4 राज्यों में विभक्त करने के पक्ष में हूँ। 4 भागों में विभक्त करना चाहते थे बाबा साहब महाराष्ट्र को, और हम मानचित्र बैकग्राउंड में दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। महाराष्ट्र नगर राज्य, महाराष्ट्र नगर राज्य, पहला राज्य का नाम होगा महाराष्ट्र नगर राज्य। ब्रैकेट में यहाँ लिखा बम्बई, यानी कि बम्बई को नया नाम दिया जा रहा है महाराष्ट्र नगर राज्य। और दूसरा पार्ट होगा पश्चिमी महाराष्ट्र
तीसरा होगा मध्य महाराष्ट्र और चौथा होगा पूर्वी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नगर राज्य में क्या कौन सा क्षेत्र शामिल होगा? तब भाषा कहते हैं बम्बई नगर, जिसमें महाराष्ट्र का वह क्षेत्र सम्मिलित हो जो उसे एक अच्छा और सशक्त नगर राज्य बना सके। नगर राज्य, हाँ। पश्चिमी महाराष्ट्र थाना, कोलाबा, रत्नगिरी, पूना, उत्तर सतारा, दक्षिण सतारा, कोल्हापुर मराठी भाषी क्षेत्र जो कर्नाटक को दे दिए गए हैं। मध्य महाराष्ट्र डोंगा, पूर्व खानदेश, पश्चिम खानदेश, नासिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड़, परभणी, बीड़, उस्मानाबाद, सोलापुर सिटी और सोलापुर जिले का मराठी भाषी क्षेत्र वे, और इसके बाद वे मराठी भाषी क्षेत्र जो तेलंगाना को सौंप दिए गए हैं। ये मध्य महाराष्ट्र में होने चाहिए। पूर्वी महाराष्ट्र में कौन से क्षेत्र आने चाहिए? बाबा साहब के अकॉर्डिंग बुल्ढाना, यवतमाल, अकोला, अमरावती, वर्धा, चांदा, नागपुर, भंडारा भी मराठी भाषी क्षेत्र जो हिंदी राज्यों को दे दिए गए हैं। अब मैं इन प्रस्ताव के गुण दोषों की जांच करूंगा। ये जो 4 प्रस्ताव भाषा ने रखे हैं तो इसके गुण और दोषों की बात भी आइए कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। आप अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जो क्षेत्र यहाँ बताए हैं हम जानना चाहते हैं कि इनमें से आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अपने उस क्षेत्र का जिक्र कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए मेरे साथियों। हम परिचय से अवगत होंगे, आपके इंट्रोडक्शन से परिचित हो जाएंगे। बस आगे लिखते हैं कि महाराष्ट्रीय मिश्रित राज्य के अधीन रहें। क्या बंबई को मिश्रित राज्य बना रहने दिया जाए? ये बहुत ही असामान्य प्रक्रिया है। कलकत्ता नगर पृथक नगर राज्य नहीं है, मद्रास पृथक नगर राज्य नहीं है, फिर बंबई को ही अपवाद क्यों बनाया जाए? दूसरा कारण यह है कि ये पहले से ही मिश्रित राज्य है। इस मिश्रित राज्य के अधीन रहने पर महाराष्ट्रियों का क्या अनुभव है? महाराष्ट्रियों को इस मिश्रित राज्य में रहने से बहुत नुकसान हुआ। बंबई मंत्रिमंडल में महाराष्ट्रियों की क्या स्थिति है? आइए मंत्री पदों के बंटवारे पर विचार करें। गुजराती मंत्री 4, मराठी मंत्री 4 हैं, कन्नड़ मंत्री 1 है और योग हुआ 9, टोटल मंत्री 9। विधानसभा में गुजराती सदस्य केवल 106 है, मराठी सदस्य 149 हैं, लेकिन इसके बावजूद गुजराती मंत्रियों की संख्या महाराष्ट्रीय मंत्रियों के बराबर है। अब उप मंत्रियों का विभाजन देखें। मराठी भाषी 5, गुजराती भाषी 2, कन्नड़ भाषी 1। तो इस तरह से यानी कि यहाँ पर भी 9 भाषा के आधार पर। केवल उप मंत्रियों में महाराष्ट्रियों का 1 से बहुमत है। लेकिन सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि मंत्रियों में शक्ति और विषय की दृष्टि से किस प्रकार का विभाजन हुआ है। ये बताता है कि बंबई राज्य के मिश्रित मंत्रिमंडल में महाराष्ट्रियों को किस प्रकार की शक्ति और प्राधिकार दिया गया है। तो यहाँ मंत्रियों में विषयों का विभाजन किया गया है। गुजराती उप मुख्यमंत्री में मोरारजी देसाई हैं, 105 विषय उन्हें मिले। दिनकर राव देसाई 26 विषय हैं। जीवराज मेहता 43 विषय हैं और शांतिलाल शाह 28 विषय। महाराष्ट्र जो मंत्री हैं उसमें हीरे 49 विषय, निम्बालकर 20 विषय, तपासे 15 विषय, चव्हाण 4 विषय, यानी कि इधर विषय कम मिले हैं। टोटल 88 महाराष्ट्रीय मंत्रियों को मिले हैं। गुजराती उप मंत्रियों को मिले हैं 202 विषय। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। उप मंत्रियों में विषयों का जो विभाजन हुआ है वह भी इसी पैटर्न पर किया गया है। उप मंत्रियों में विषयों का विभाजन जो किया गया, गुजरातियों में इंदुमती सेठ को 12 विषय मिले, बाबू भाई जे पटेल को 3 विषय मिले। महाराष्ट्रीय उप मंत्रियों को बाड्रेकर को 12 विषय, देशमुख को 4 विषय, नरवणे को 5 विषय, साठे को 5 विषय, पत्की को 3 विषय, यानी कि टोटल 29 विषय यहाँ पर महाराष्ट्रीय लोगों को मिले हैं और गुजरातियों को 15 विषय। अब भाषा इसका विश्लेषण करते हैं। कहते हैं अब ये देखें कि महाराष्ट्र और गुजरात में विकास कार्यों पर, हाँ ये जानना जरूरी है कि विकास कार्यों पर कितना धन खर्च किया जाता है। निम्नलिखित आंकड़ों से अनुमान हो जाएगा कि 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात पर प्रति व्यक्ति व्यय कितना हुआ है। विकास कार्य पर प्रति व्यक्ति आय जान लीजिए मेरे साथियों, ऐतिहासिक जानकारी है। महाराष्ट्र में जनसंख्या है 2,17,20,091। गुजरात की जनसंख्या है 1,18,96,789, यानी कि गुजरात की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। और
लगभग 1 लाख का अंतर है, लगभग 1 करोड़ 18 लाख इधर है और उधर 2 करोड़ 17 लाख है। तो लगभग 1 करोड़ का अंतर है साथियों, 1 करोड़ का अंतर है। और ऐसे में खर्च को देख लेते हैं। 1950-51 में 1.7 करोड़ रुपए खर्च किया गया महाराष्ट्र में, और गुजरात में 2.9 खर्च किया गया। मतलब जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ ज़्यादा खर्च किया गया, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ कम खर्च किया गया। महाराष्ट्र 1951-52 में 2.3 करोड़ खर्च किया जाता है और गुजरात में 3.1 खर्च किया जाता है। इसके बाद 1952-53 में भी यही हाल है लगभग। महाराष्ट्र में 1.8 और गुजरात में 3.2, यानी कि लगातार इन 3 वर्षों का जो आंकड़ा बाबा साहब ने रखा है, इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि गुजरात पे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है जबकि जनसंख्या वहाँ पर कम है। महाराष्ट्र पे बहुत कम खर्च किया जा रहा है जबकि जनसंख्या लगभग दोगुनी है, लगभग दोगुनी हम कह सकते हैं। कैसा भेदभावपूर्ण व्यवहार है, बाबा साहब कहते हैं, कैसा पक्षपात है, कैसा अन्याय है। क्या कोई महाराष्ट्रियों को दोषी ठहरा सकता है? यदि वे बंबई के मिश्रित राज्य के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करें, इस प्रकार कोई भी महाराष्ट्रीय व्यक्ति अपनी अधीनता की ऐसी स्थिति सहन नहीं कर सकता। इसलिए मिश्रित राज्य का हमेशा के लिए परित्याग कर देना चाहिए। बाबा साहब की स्पष्ट राय है कि बंबई को मिश्रित राज्य न बनाया जाए। मिश्रित राज्य का मतलब उसमें गुजरात के लोग भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं। इस प्रकार तब बाबा साहब कहते हैं कि बंबई नगर की स्थिति को जानने की बात कहते हैं। आइए तो हम लोग जान लेते हैं बंबई नगर की स्थिति क्या है। तो बंबई नगर का क्षेत्र एक विवादास्पद विषय है और ये विवाद बहुत तीव्र बन चुका है। महाराष्ट्री चाहते हैं कि ये नगर महाराष्ट्र का भाग बने, गुजराती चाहते हैं कि ये नगर एक पृथक राज्य हो। इसी विवाद पर सिर फुटबल हुई है, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं हो पाई है। इसलिए ये जरूरी है कि मामले की जड़ तक पहुंचा जाए। गुजराती बंबई को अपना शहर नहीं मानते, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि वह उनके हाथों से निकल जाए। चूंकि इस नगर के व्यापार और उद्योग पर उनका नियंत्रण है, इसलिए वे इस पर एक प्रकार का सुविधा अधिकार चाहते हैं। मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र का अंग बने या इसका पृथक राज्य के रूप में निर्माण किया जाए। इस मुद्दे पर गुजरातियों और महाराष्ट्रियों में तीव्र मतभेद है। महाराष्ट्री चाहते हैं कि बंबई नए महाराष्ट्र राज्य का ही अंग बने, गुजराती इसका डटकर विरोध करते हैं। उन्होंने 2 विकल्प रखे हैं। एक विकल्प तो यह है कि वर्तमान द्विभाषी बंबई राज्य को तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र की 2 भाषाई इकाइयां न बनाई जाए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का निर्णय यह है कि बंबई नगर को एक पृथक राज्य बना दिया जाए। साथियों, बहुत जरूरी है यहाँ पर किसने कौन से सुझाव रखे हैं उन पर दृष्टिपात किया जा रहा है। बाबा साहब ने कहा कि महाराष्ट्र के 4 भाग कर दिए जाए। ये बाबा साहब का सुझाव है, यहाँ पर क्रांतिकारी सुझाव है। बंबई के बारे में बाबा साहब आगे भी सुझाव रखेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का क्या निर्णय है, क्या चाहती है वो, उसका निर्णय यह है कि बंबई नगर को एक पृथक राज्य बना दिया जाए। पृथक राज्य बनाने की बात कांग्रेस कार्य समिति करती है। गुजराती खुश हैं, लेकिन जाहिर है कि महाराष्ट्रीय इससे नाराज है। महाराष्ट्रियों का रोष बिल्कुल जायज है। महाराष्ट्रियों के विरुद्ध जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उनमें कोई दम नहीं है। पहला तर्क जो दिया गया है वो यह है कि बंबई शहर की कुल जनसंख्या में मराठी लोगों का बहुमत नहीं है। बंबई की कुल जनसंख्या बहुत भारी है, मराठी भाषी लोग 48% हैं। जो इस प्रकार का तर्क देते हैं वे उस तर्क की कमजोरी को महसूस नहीं करते। निसंदेह बंबई नगर में मराठी भाषी लोग 50% से कम है, लेकिन इसका मूल्यांकन 2 कारकों से किया जाना चाहिए। एक तो यह है कि भौगोलिक दृष्टि से कोई यह मानने से इनकार नहीं करेगा कि बंबई महाराष्ट्र का ही भाग है, चाहे महाराष्ट्रियों का शहर के अंदर अल्पमत ही है। यहाँ तक कि श्री मोरारजी देसाई ने भी गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की एक बैठक में भाषण देते हुए कहा था कि बंबई महाराष्ट्र का ही भाग है। जनसंख्या कारक का मूल्यांकन करते समय जो दूसरा प्रश्न विचारणीय है वह है शेष भारत से आने वाले लोगों का तांता, जो या तो लाभ कमाने के उद्देश्य से बंबई आते हैं या जीविकोपार्जन के लिए। उनमें से कोई भी बंबई को अपना घर नहीं समझता और इसलिए उनमें से किसी को बंबई नगर का स्थायी निवासी नहीं समझना चाहिए।
उनमें बहुत से तो लोग कुछ महीनों के लिए ही आते हैं और वापस चले जाते हैं। मेरे साथियों, ये बात आज भी लागू है मुंबई में। अधिकांश राज्यों के लोग मुंबई, कोलकाता, मद्रास ऐसे कई महानगरों में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और जहाँ पर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जीविका के लिए कमाते हैं और उसके बाद घर वापस चले आते हैं। वो उस शहर को अपना शहर नहीं मानते। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि बम्बई केवल महाराष्ट्रियों के लिए घर है और किसी के लिए नहीं। इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि बम्बई शहर में बहुसंख्यक कौन लोग हैं, गैर महाराष्ट्रियों को गिनना न तो तर्कसंगत है और न ही उचित है। इसके अतिरिक्त यही नहीं देखा गया कि बम्बई में गैर महाराष्ट्रियों की जो बाढ़ चली आती है उसका कारण ऐसे स्थानीय कानून का होना है जिसके अनुसार नागरिकता की बढ़ती को रोका जा सके। यदि बम्बई राज्य में ऐसा कानून होता है तो भारत के सभी भागों से बम्बई आने वालों का प्रवाह रोका जा सकता है और महाराष्ट्रियों का बहुमत बरकरार रखा जा सकता था। ये भी अनुभव नहीं किया गया कि बम्बई में गैर महाराष्ट्रियों का प्रवाह इसलिए और भी होता है कि बम्बई एक बंदरगाह है और ये बंदरगाह इसके पश्चिमी तट पर है। यूरोप से बम्बई का रास्ता यूरोप से कलकत्ता या यूरोप से मद्रास की अपेक्षा कहीं छोटा है। यही कारण है कि भारत के अन्य भागों से गरीब लोग भारी संख्या में अपने घर बार छोड़कर अस्थायी निवास के लिए बम्बई आते हैं। बम्बई में दूसरे शहरों की तुलना में रोजगार तलाश करना भी आसान है। सच तो यह है कि इस मामले पर भिन्न दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। लोग विगत लगभग 200 वर्षों से बम्बई आते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस आवाजाही से महाराष्ट्रियों की शहर में जनसंख्या 48% से कम नहीं हुई है। 200 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसकी जनसंख्या का स्वरूप मुख्यतः महाराष्ट्र ही बना हुआ है। इसका कारण नगर का प्रवासी स्वरूप है। गुजराती लोग तो प्रवासी होते ही हैं। कुछ अन्य तर्क भी हैं जो बम्बई को महाराष्ट्र के एक भाग के रूप में बनाए रखने के पक्ष में प्रस्तुत किया जा सकते हैं। बम्बई भारत का एकमात्र मिश्रित नगर नहीं है। कलकत्ता और मद्रास भी मिश्रित नगर है। यदि कलकत्ता पश्चिम बंगाल का और मद्रास राज्य का भाग हो सकता है तो बम्बई को महाराष्ट्र का भाग बना देने में क्या आपत्ति है? यही वह प्रश्न है जो प्रत्येक महाराष्ट्री पूछेगा। मेरे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। मेरे मस्तिष्क में एक ही उत्तर आता है। बाबा साहब बहुत सटीक उत्तर देते हैं। कहते जो यह है कि कांग्रेस की आला कमान का यह विचार है कि महाराष्ट्री दूसरों पर शासन करने के योग्य नहीं है। ये महाराष्ट्रियों के चरित्र पर एक लांछन है और वे उसे हरगिज सहन नहीं करेंगे। सामान्य साथी, इस बात को बाबा साहब कहते हैं और बाबा साहब एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। वो हम अगले अम्बेडकर संदेश में आपके समक्ष रखेंगे, जिसमें बाबा साहब बम्बई के बारे में, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में क्रांतिकारी सुझाव बाबा साहब देते हैं। यहाँ महाराष्ट्र के बारे में आपने देखा किस तरह से कांग्रेस कार्य समिति ने अपना सुझाव प्रस्तुत किया, बाबा साहब ने अपना सुझाव दिया और उसका विश्लेषण भी किया। साथ ही साथ ये इस बात पर जिस बात का गुजराती लोग विरोध कर रहे हैं उसका भी सटीक जवाब बाबा साहब ने यहाँ पे दिया है। कई महत्वपूर्ण प्रश्न, कई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंची महाराष्ट्र के बारे में। कल भी ये अम्बेडकर संदेश जारी रहेगा। मेरे साथियों, जुड़े रहिए आप आवाज का ऑफिशियल के साथ में। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न हमारा आज के अम्बेडकर संदेश का है, बम्बई को लेकर कांग्रेस कार्य समिति ने क्या निर्णय लिया था? बम्बई को लेकर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने क्या निर्णय लिया था? आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय। महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली।
मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।